आज हरदा जिले के ग्राम बुंदड़ा में आयोजन है। जैस के प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजालदा इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आए हैं। जानना चाहेंगे कि जैस क्या है, जैस क्यों एक सामाजिक संस्था से ऊपर उठकर आज चुनावी मैदान में एक राजनीति दल के रूप में सामने आ रहा है। हम बात करने जा रहे हैं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के युवा प्रांतीय अध्यक्ष अंतिम मुजालदा से। आज जयस को इसलिए जागना पड़ा क्योंकि 75 साल से हम लोगों ने जिन लोगों को विधानसभा में भेजा है उन लोगों ने आज तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी एवं संविधान में जो अधिकार दे उस अधिकार के लिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। उसलिए हम लोगों ने जयस ने तय किया कि प्रदेश में के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी को भेजेंगे और संविधान में जो अधिकार दिए हैं, जमीन आखिरी पंक्ति में जो समाज के लिए दिए हैं, उस अधिकार को लागू करवाएंगे। जैसे कि देखने में आया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो क्या वो जो 47 विधायक विधानसभा में 75 सालों में जा रहे हैं, उन्होंने समाज कल्याण के लिए कोई विशेष योगदान नहीं दिया है? आदिवासी समाज के लिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। उस त्यौहार को आज तक 75 साल की राजनीति ने छुट्टी विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी तक घोषित नहीं करवाया था। ऐसे नेताओं को हम क्या समझे जो आज तक छुट्टी नहीं करवा पाए। और जिन लोगों को हम विधानसभा में भेजेंगे, जैसे ही पहुंचा फर्स्ट 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करवाएंगे। इन बिंदुओं को लेकर आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 में अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। जैस के जो मुद्दों के साथ में आज तक शोषण, अत्याचार जैसी घटना मणिपुर में ऐसी इतनी बड़ी घटना हुई देश के कोने पर एक राज्य में, फिर भी प्रदेश और केंद्र की सरकार एक शब्द नहीं बोल पाई। और प्रदेश के नेता जो 47 विधायक एवं 230 प्रदेश के विधायक आज तक एक लफ्ज नहीं बोल पाए। तो उन लोगों को हम क्या समझे? ऐसे नेताओं को हम उखाड़ कर फेंक देंगे और प्रदेश में सरकार में हमारे लोग भागीदारी निभाएंगे और प्रदेश में हमारी सरकार बहुत जल्दी बनने वाली है। जैसे कि अभी हमने देखा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ में टाई अप कर लिया है, कोलैबोरेशन कर लिया है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे ही कोई रूपरेखा जैस की भी बनने जा रही है कि वो किसी दल विशेष से कोई समझौता करके अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे? जयस की एक कमेटी बनाई गई है प्रदेश स्तर पर। अभी 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में बैठक रखी गई थी और प्रदेश के युवाओं ने तय किया कि विधानसभा में हमारे लोगों को भेजना है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जब तक नहीं भेजेंगे विधानसभा में, तब तक हमारे अधिकार के लिए नहीं लड़ पाएंगे। और अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम सब लोगों को स्वतंत्र विचारधारा के माध्यम से हमारे लोगों को भेजना पड़ेगा। और हम लोग प्रयास में लगे हैं कि छोटे छोटे जो दल हैं वो सब मिलकर सभी मुद्दों के साथ में हम एकता के साथ में एक प्रत्याशी रहेगा हर विधानसभा में। भैया हमारी पार्टी नहीं है, स्वतंत्र संगठन। कोई आप की नज़र में अभी तक कोई ऐसा संगठन या ऐसा दल सामने आया हो जो जैस से कोलैबोरेशन करके, जैस से समझौता करके या तो जैस को मदद पहुंचाने की बात कर रहा हो या जैस उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा हो? इस बारे में आपको प्रकाश डालना है। जयस स्वतंत्र रूप से गोंडवाना एवं बीएसपी पार्टी से संपर्क में है और भीम आर्मी से भी संपर्क में है। ऐसे छोटे छोटे जो दल हैं उनसे हम संपर्क में हैं, उनसे बहुत जल्दी मुलाकात करके हमारी घोषणा करेंगे। देखा आपने मुक्त विचारधारा जैस के प्रांतीय अध्यक्ष हमारी पार्टी नहीं है, स्वतंत्र संगठन अंतिम मुजालदा ने समाज के सामने रखे हैं। अब समाज कितना समझ पाता है, कितनी एकीकरण की बात समाज में होती है और कितना शक्ति प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव 2023 में आदिवासी वर्ग जैस के साथ मिलकर अपनी संप्रभुता दिखाता है, ये
आने वाले कल का विषय होगा। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। मेरे साथ ग्राम बूंदड़ा से ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट पेश करने के लिए साथ में है पुरुषोत्तम। हरदा जिले के ग्राम बूंदड़ा से अभी हम चर्चा कर रहे हैं टिमरनी विधानसभा के जैस के प्रत्याशी रमेश मस्कोले से, जिन्हें जैस ने अपना उम्मीदवार टिमरनी विधानसभा के लिए घोषित किया है। किन बिंदुओं पर, किन विचारधाराओं को लेकर रमेश मस्कोले चुनाव मैदान में हैं, उन्हीं से जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जी बताएं। नमस्कार आप सभी को। जैस आज एक ब्रांड बन चुका है। जैस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, जैस हमारा एक सामाजिक संगठन है और जैस ने मुझे अपना पूरा समर्थन दिया है कि मैं आगे चुनाव में आऊं और अपना चुनाव लड़ूं। हमारे जो मुद्दे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे मुद्दे हैं, पिछड़े जो तबके हैं, चाहे वो एससी हो, एससी, एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य, माइनॉरिटी, सभी वर्ग के लिए, अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति के लिए हम उनकी आवाज़ को विधानसभा तक कैसे पहुंचाएं, हमारा मेन मकसद ये है। आए दिन हम लोगों पर, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके ऊपर आए दिन शोषण, अन्याय, अत्याचार होते आ रहा है और जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो उनकी आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए आज हमको आगे आना पड़ रहा है ताकि हम हर वर्ग की आवाज़ को विधानसभा तक पहुँचा सकें। जैसा कि देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए आदिवासी विकास के लिए, आदिवासी बहुल्य विकास खंडों में, आदिवासी ग्राम पंचायतों में भेजती है विकास के लिए। लेकिन धरातल पर हम जाकर देखते हैं, हमारी टीम जाकर देखती है, तो वहाँ आदिवासी वर्ग के ही जो सरपंच हैं, जो सचिव हैं, जो जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद उपाध्यक्ष हैं, वही विकास में बाधा डालते हैं और विकास ढूंढते ढूंढते ज़मीन पर नहीं मिलता है। क्या कारण है और इसको कैसा आप सुधार पाएंगे? विकास की बात करते हैं, विकास विकास विकास, लेकिन विकास देखने में कहीं नहीं आ रहा। अभी हम कुछ समय पहले ही मन्नासा गांव गए थे। हमारी टिमरनी विधानसभा का एक ग्राम है मन्नासा। वहाँ पर जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, गाड़ी भी नहीं जा पा रही है। इसी प्रकार से लाका दे से हम सावरी तक गांव पे गए। वहाँ पर 11 पुलियाँ ऐसी मिली जिन पर पुलियाओं पे से गाड़ी नहीं जा सकती थी। हमें नदी में से तो गाड़ी जा सकती है, लेकिन पुलियाओं के ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती है। चलने के लिए सड़क नहीं है। विकास हो रहा है लेकिन वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक है। हमारी आदिवासी क्षेत्र की जनता विकास से पूरी तरह से अछूती है और वहाँ पर विकास का वह तक अभी नहीं पहुँच पाया है। कुछ जगह पहुँचा है लेकिन जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर अभी विकास नहीं पहुँचा है। और इसीलिए हम इन्हीं मुद्दों को लेकर आज आए हैं आगे। जैस इसी बात को लेकर आया है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे और उनको भी वो सुविधाएं मिले जो शहरी नागरिकों को मिलती है। आज हमारा आदिवासी समाज अधिकांशतः वन क्षेत्रों में निवास करता है, लेकिन वहाँ विकास नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। हर प्रकार से हम इन सुविधाओं से अछूते हैं। जैसा कि देखने में आया है कि बहुत कम समय में जैस ने हरदा जिले में आदिवासी वर्ग में ही नहीं बल्कि अन्य समाजों में, बल्कि पूरे ज़िले का कोई गांव, कोई शहर, कोई टोला मंजीरा, कोई ढाना ऐसा बाकी नहीं है जहां जैस ने अपनी पहचान नहीं बनाई हो। इसी तारतम्य में जैस ने हरदा विधानसभा, टिमरनी विधानसभा दोनों में अपने प्रत्याशी इस विधानसभा चुनाव 2023 में उतारे हैं। अभी हमने चर्चा की है रमेश मस्कोले से। ये हरदा विधानसभा से प्रत्याशी हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में है, किन किन वर्गों का इनको समर्थन अभी तक मिला है, किन किन वर्गों ने समर्थन देने की इनसे बात की है, किन वर्गों को ये साथ में लेकर हरदा विधानसभा में अपनी दस्तक
देने जा रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं राजेश कर्मा, जो कि हरदा विधानसभा से जैस के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार। मैं हरदा ज़िले से विधानसभा प्रत्याशी जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन समर्पित प्रत्याशी हूँ। मुझे मेरी समाज ने और मेरे जो जहाँ जहाँ पे पहचान है और अन्य वर्ग भी ST SC OBC माइनॉरिटी सामान्य वर्ग सभी लोग जय आदिवासी युवा शक्ति को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम आए दिन अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। वंचित शोषित हर चीज़ के लिए जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन तत्पर रहता है 24 आवर। तो इसी के चलते हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। अभी तक जो आपने देखा हरदा विधानसभा में, क्या विकास और क्या कमियां आपको नज़र आई, उस पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल, कई रोडें ऐसी हैं हमारे हरदा विधानसभा क्षेत्र में जहां पर डिलीवरी के लिए 108 एम्बुलेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वहां से 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर तक गांव रह जाता है और वहां से आगे जा ही नहीं पाती। इसके चक्कर में कई मौतें हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है स्कूल की। स्कूलें तो हमारे हरदा क्षेत्र में ऐसी हैं, VIP स्कूलें हैं जिनकी छत पूरी बरसात भर टपकती हैं और कई छतें तो टूटी पड़ी हैं और मंत्री नेताओं के बच्चे विदेश जाके पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे गरीब तबके के सभी वर्गों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाए। मैं ये मांग रखता हूँ सभी से कि आप भी बड़े बड़े नेताओं से कि आप भी अपने बच्चों को अगर 8-10 दिन तो सरकारी स्कूल में पढ़ा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा क्या है, गरीब कैसे शिक्षा झेल रहे हैं। हमारे को तो 10वीं तक डायरेक्ट पास किए जा रहे हैं, 8वीं तक। भाई हम 8वीं तक पास करते जा रहे हैं तो हमारे बच्चे कंपटीशन कैसे करेंगे? और 10वीं में ये निकाल दे रहे हैं कि भाई हम आपको रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के नाम पे दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, भैंस खरीद लो, बकरी खरीद लो। भाई 9वीं 10वीं तक पढ़ो, सीधी सी बात है, और बाद में भैंस खरीद लो और भैंस चराओ। ये सरकार की नीति है। इसी मूवमेंट को लेकर हम बात करने जा रहे हैं उस फौजी से जिसने अपनी पूरी जवानी भारत की फौज को दी है और जो शुरू से ही क्रांतिकारी रहे हैं। आज जैस हरदा ज़िला इकाई के जिला संरक्षक हैं, उनसे जानना चाहेंगे। धन सिंह भलावी से बहुत ही जोश और जज्बा इस उम्र में भी उनमें देखने को मिलता है। संघर्ष हमेशा आगे बढ़कर करने को हम उन्हें देखते रहते हैं। उन्हीं से बात करना चाहेंगे कि जैस को क्यों विवश होकर हरदा और टिमनी विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारने को मजबूर होना पड़ा। देखिए, जैस एक स्वतंत्र सामाजिक संगठन है और जैस एक विचारधारा है। जैस कोई पार्टी नहीं है। ये जैस जो है गरीब आदमियों की आवाज़ है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो SC वर्ग, ST वर्ग, OBC का हो, सामान्य का हो, किसी भी वर्ग का गरीब अगर व्यक्ति है, शोषित है, अत्याचार उस पर हो रहा है, शोषण हो रहा है, जैस हर पल उसके साथ में खड़ा हुआ है। जैस एक विचारधारा है, जैस कोई पार्टी नहीं है। जैस अपने विचारधारा के साथ में आज समाज में एक प्रमुख प्रखर जो है प्रभाव छोड़ता जा रहा है और अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। आज हमारे समाज के 47 विधायक हैं और हमारे SC समाज के 35 विधायक हैं, लेकिन कोई भी विधायक जब SC ST के ऊपर में अत्याचार शोषण होता है तो वह नहीं बोलता है। अभी वर्तमान में सीधी की घटना ले ले, जहां पर हमारे एक आदिवासी भाई के ऊपर में पेशाब किया गया, चाहे रतलाम की घटना ले लें जहाँ पर हमारे एक दलित भाई के ऊपर में मैला फेंका गया, और सबसे घृणित जो सरकार आज वर्तमान में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन मणिपुर में हमारी आदिवासी बहनों के साथ में जिस प्रकार बर्बरता के साथ बलात्कार हुआ, अत्याचार करके उनको मार दिया गया है, लेकिन आज देश की सरकार एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो है आदिवासियों के बीच से जैस की जो प्रभाव सोच निकली है, वो आज संघर्ष करते हुए उस विधानसभा या लोकसभा तक का अपनी आवाज़ को प्रबल करने के लिए अपने उम्मीदवारों को इस विधानसभा में उतारने का प्रयास करती हुई आगे बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि इस विचारधारा से अगर कोई संबंध रखता है तो वो हमारे साथ आए, हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ हैं। और हमारी जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ, जो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ है। हमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष
जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन हरदा ज़िले में जिस तेज़ी से फैल रहा है, गांव-गांव में जैस का नाम हो रहा है, शहर में जैस का नाम हो रहा है, राजनेताओं में घबराहट पैदा हो रही है। अधिकारी वर्ग जो है जैस का नाम सुनते ही घबराने लगता है। कारण ऐसे ही क्रांतिकारी वो नौजवान हैं जिन्होंने जैस को यहाँ तक पहुँचाया है। उनमें से एक नाम है राकेश ककोडिया, जो हरदा जिला इकाई के अध्यक्ष हैं। आदिवासी वर्ग की समस्या हो, अनुसूचित जाति वर्ग की समस्या हो या किसी और अन्य वर्ग की समस्या हो, हर पल जैस के जांबाज सिपाही, जांबाज साथी, इनकी एक आवाज़ पर हरदा जिला मुख्यालय में 60-70 किलोमीटर दूर से भी अपने जेब का पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिलों में डालकर और हरदा की ओर दौड़ पड़ते हैं। और किसी भी तरह की मांग हो, जायज़ मांग होती है, प्रशासन को भी मजबूर होना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हाँ, चूँकि जैस आया है, जैस के जांबाज सिपाही आए हैं, इसलिए इनकी मांगें मानना ही पड़ेगा, अन्यथा ये मांगे मनवाकर ही यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। ऐसा ही नाम को हम आपसे मिलवाना चाह रहे हैं अग्निशक्ति लाइव न्यूज़ के माध्यम से, और वो नाम है राकेश ककोडिया। सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल को। और आपने कहा था कि जैस संगठन बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है हरदा ज़िले के अंदर। हाँ, निश्चित ही है कि आदिवासी समाज और हर समाज के लिए जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जैस के द्वारा लगातार शोषण अत्याचार के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। और आपने जिस प्रकार से सवाल किए थे कि नेता मंत्री सभी घबराते, तो मैं कहता हूं कि 2023 में इनको पता चल जाएगा कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन क्या है। और दोनों कांग्रेस बीजेपी को हम लोग जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से उनको बाहर करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से लगातार हमारे साथ युवा साथी जुड़ रहे हैं, उसका कारण है इन लोगों ने आज तक आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल किया, आदिवासी समाज का इन्होंने विकास नहीं किए। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने छोटे छोटे मुद्दों से लगाकर बड़े मुद्दों तक लगातार लड़ने का काम किया, और हम लोग लड़ेंगे और निश्चित ही हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक जो आपने दो प्रत्याशी हरदा ज़िले में टिमरनी विधानसभा और हरदा विधानसभा में उतारे हैं, तो क्या जानना चाहेंगे आपसे कि किन किन वर्गों का, किन किन राजनीतिक दलों का, किन किन सामाजिक संगठनों का आपको सहयोग प्राप्त हुआ है कि वो भी इस चुनाव में आपके प्रत्याशियों को सहयोग प्रदान करें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे हरदा और टिमरनी विधानसभा में दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी ऐसे प्रत्याशी है कि कांग्रेस बीजेपी में घबराहट है इस समय, और निश्चित ही हम लोग दोनों प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और कांग्रेस बीजेपी को बाहर करने का। मुंदड़ा से हम जानना चाहेंगे जैस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सुचार से, अभी महान क्रांतिकारी रेंगा कोरकू की टिमरनी विधायक भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक है संजय शाह, उन्होंने एक प्रतिमा का अनावरण जो शनिवार को बाज़ार लगता है, हरदा ज़िले का आदिवासी अंचल का पहला बाज़ार है जो कि कायदा में लगता है, वहीं पर इन्होंने महान क्रांतिकारी रेंगा कोरकू की प्रतिमा का स्थापना और अनावरण किया है। प्रतिमा का जो शिलापटल है उस पर कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतीक है वो भी वहाँ उकेरा गया है। साथ ही साथ रेंगा कोरकू की जो प्रतिमा है उसके नीचे आदिवासी लिखने की अपेक्षा वनवासी लिखा है। उसी बात को लेकर हम जानना चाहेंगे सत्यनारायण
सुचार के विचार। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टिमंडी के जो निष्क्रिय विधायक है श्री संजय शाह जी, इन्होंने कोई पहले बार ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है। इससे पहले भी विधायक जी ने कोरकू समुदाय को गंदी गंदी गालियां दी है और वो भूल गया है। किसी कोरकू समुदाय ने टिमंडी 134 में उनको सर हाथों पे बिठाया, 3 बार उनको विधायक बनने का अवसर प्रदान किया। उसके बाद भी विधायक जी ने जो नीच कार्य किया है उसके लिए मैं उसका भर्त्सना करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ। और माननीय विधायक जी से इस आपके चैनल के माध्यम से उन तक बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी, ये जो आपने घोर कृत्य किया है, इस बनवासी शब्दों को अब हटा लीजिए। आपको हम बता देना चाहते हैं, जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ का 8% मूल निवासी है और आदिवासी है, तो आपने वहाँ पर बनवासी शब्द का प्रयोग क्यों किया? वन में तो चीतल, शेर, बंदर, बिल्लियाँ भी रहते हैं। क्या वो बनवासी है? क्या आदिवासी बनवास जानवर है क्या? आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि आपने जो आदिवासी समाज के क्रांतिकारी वीर रेंगा कोरकू जी के मूर्ति के नीचे वनवासी शब्द आप नहीं हटाते, नित्य आदिवासी कोरकू समुदाय इस बात आप जागरूक हो चुके हैं। यदि आप समय रहते हुए नहीं हटाते हैं, अखिल भारतीय कोरकू महासभा के माध्यम से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और त्रिस्तरीय चुनाव में आपका पुरजोर विरोध करेंगे और टिमंडी में इस बार आपको एहसास करा देंगे, आपकी निष्क्रियता को पूरे समाज के पटल में ला करके ये बता देंगे कि आपने समाज के साथ जब भी बर्बरता हुई है, समाज के पहचान के छेड़छाड़ हुई है, आपने इसी प्रकार से आंख और मुंह बंद करके रखा है। आने वाला 2023 में आपको यही समाज हर से पर बिठाने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। ये क्रांतिकारी विचार थे सत्यनारायण सुचार।